हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम महिला एवं बाल विकास विभाग के आगे के टॉपिक को, जो आपके सुपरवाइजर के जो सिलेबस के हिसाब से आगे के टॉपिक को देखने वाले हैं। याद रखिए, आज की भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में भी मैं आपको डाटा ही बताने वाला हूं, जहां से पिछले बार से भी क्वेश्चन बना था और कुछ डाटा में अभी भी बदलाव हुआ है, तो उसको आपको अच्छे से नोट्स बनाना है। ठीक, याद रखिए। चलिए, मैं कल की क्लास देखने के बाद ही आज की क्लास देखिएगा, क्योंकि कल की क्लास में भी मैं पूरा डाटा बताया था और आज की क्लास में भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आंगनबाड़ी जो सेवाएं हैं, जो आपको मैं बता चुका हूं, जो 6 प्रकार की जो सेवाएं दी जाती है, तो और उन सेवाओं को पूरा करने के लिए, आंगनबाड़ी केंद्र में पूरा करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सेविकाएं होती है। तो उनको जो वेतन दिया जाता है या आंगनबाड़ी में जो सेवा दी जाती है, जो 6 प्रकार की सेवा, उसमें से राज्य सरकार या केंद्र सरकार कितना कितना खर्च करती है, कितने कितने रेशियो में करती है। इवन जो पूरक पोषण आहार जो चलाया जाता है, जो पोषण आहार दिया जाता है, उसमें कितना केंद्र और राज्य की मतलब सहयोग दिया जाता है, कितने रेशियो में, कितने अनुपात में, उनको आज अब हम देखने वाले हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं आंगनबाड़ी सेवाएं जो दी जाती है, आंगनबाड़ी सेवाएं स्कीम के लिए, आंगनबाड़ी सेवा में जो स्कीम, जो भी स्कीम, जो 6 प्रकार का जो सेवा दिया जाता है, उसके लिए केंद्र तथा राज्य सरकार, ठीक है, केंद्र तथा राज्य सरकार, और राज्य अगर नहीं है तो संघ शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्रों के मध्य लागत अनुपात, कितना कितना लागत लगाया जाता है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किसी आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी सेवा के लिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आंगनबाड़ी सेवा के लिए, जो 6 प्रकार की जो सेवाएं दी जाती है उनके लिए। सेकंड, अगर बात करें उनके जो बीच में जो भी कार्यकर्ता होंगे उनके वेतन कितना दिया जाएगा। और पोषण आहार, जो मैं बताया था पोषण आहार, उसमें केंद्र और राज्य सरकार कितना कितना, याद रखिएगा, सहयोग करेंगी, उनको देखा जाए। ठीक, तो याद रखिए, सबसे पहले जो मैं बता रहा हूं वो रेशियो लिखूंगा तो केंद्र सरकार का रहेगा, उसके बाद राज्य सरकार का। ठीक, तो पहला अगर देखेंगे, ऐसा क्षेत्र जो, ऐसा राज्य जिसमें विधानसभा है, अर्थात विधानसभा वाले राज्य, या बोल सकता हूं, या संघ राज्य क्षेत्र, कहने का मतलब आप बोल सकते हैं ऐसा संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, ये जिसमें विधानसभा है। याद रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा विधानसभा क्षेत्र, ऐसा राज्य जिसमें विधानसभा है, वो तो है ही, और ऐसा संघ राज्य क्षेत्र जिसमें विधानसभा है। तो टोटली कहने का मतलब ऐसा राज्य जहां पर विधानसभा है, वहां पर आंगनबाड़ी सेवाओं के रूप में 60% केंद्र सरकार के द्वारा और 40% दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। तो जो विधानसभा वाले राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है, जैसे दिल्ली हो गया, जैसे पांडिचेरी हो गया, ठीक है, यहां पर क्या है, विधानसभा है। तो ऐसे राज्यों में या ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों में आंगनबाड़ी जो सेवाएं दी जाती है, उनमें 60% केंद्र सरकार का है और 40% किसका है, राज्य सरकार का है, सॉरी, हाँ, राज्य सरकार का है। अगर दूसरा अगर हम देखेंगे पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वोत्तर जो 7 जो राज्य है, 7 सिस्टर्स बोलते हैं, उसमें साथ ही साथ हिमालयी राज्य। अब हिमालयी राज्य किसको बोलेंगे आप, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब कौन सा हिमालयी राज्य है। साथ ही साथ आपका आ जाएगा संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र, देखिए इसमें भी है संघ राज्य क्षेत्र, लेकिन ऐसा संघ राज्य क्षेत्र जिसमें विधानसभा है। यहां ऐसा संघ राज्य क्षेत्र जिस, केवल और केवल याद रखना, मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर संघ के केवल और केवल इसी की मैं बात कर रहा हूं। तो सेकंड में पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयी राज्य और केवल जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, सभी के सभी केंद्र शासित प्रदेश को नहीं लेना है, केवल जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा। यहां पर आंगनबाड़ी सेवाओं में 90% दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा और 10% दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, जो भी, जैसे मान लीजिए आंगनबाड़ी सेवा के लिए मान लीजिए 100 रुपए खर्च हो रही है, तो उन 100 रुपए में 90 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा और 10 रुपए राज्य सरकार के द्वारा। अब तीसरा बात करते हैं बिना विधानसभा वाला, बिना विधानसभा वाले
केंद्र शासित प्रदेश, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार, जहां पर विधानसभा का अस्तित्व नहीं है, पूरा का पूरा प्रशासन राष्ट्रपति के हाथों होता है। तो ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश में 100% किसका होगा, याद रखिएगा, केंद्र सरकार का। राज्य है ही नहीं तो राज्य का कोई भी उसमें लागत नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये तो रहा आंगनबाड़ी सेवाओं के रूप में। अगर उनको वेतन देना है, अगर आंगनबाड़ी में काम करने वालों को, तो विधानसभा वाले राज्यों में कितना दिया जाएगा, 25 दिया जाएगा, 25% केंद्र के द्वारा, और 75 दिया जाएगा, याद रखिएगा, राज्य के द्वारा। पहले केंद्र लिख रहा हूं, याद रखिए, हमेशा पहले केंद्र ही लिखा था, उसके बाद राज्य लिखाएगा। ठीक है, और अगर पूर्वोत्तर राज्य, हिमालय राज्य और जम्मू कश्मीर की बात करूं तो 90 दिया जाता है, याद रखिए, किसके द्वारा, केंद्र, और 10 राज्य के द्वारा। और बिना विधानसभा मतलब पूरे पूरे केंद्र शासित प्रदेश में, इसमें भी 100% रहेगा केंद्र सरकार। ठीक है, और अगर पोषण आहार की बात करें तो इसमें दिया जाता है 50% केंद्र और 50% राज्य के द्वारा इसमें। और अगर पूर्वोत्तर राज्य, हिमालय राज्य की बात किया जाए तो इसमें 90 दिया जाता है केंद्र के द्वारा और 10 दिया जाता है राज्य के द्वारा। देखिए तीनों में इसमें 90-10 90-10 90-10 है। ठीक है, और अगर बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इसमें भी, अगर स्वाभाविक सी बात है, जहां पर विधानसभा नहीं है, जहां पर पूरा का पूरा प्रशासन केंद्र के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है, वहां पर तो 100% राज्य केंद्र का ही होगा। तो देखिए दूसरा और तीसरा एज इट इज है, सब में ये बहुत बदलाव हुआ है। विधानसभा वाले राज्य और संघ, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है, वहां पास आंगनबाड़ी सेवा में 60-40, वेतन में 25-75 और पोषण आहार में 50-50 रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो ये तो रहा कहां कहां पर कितने कितने वेतन, मतलब जो लागत है उसका अनुपात कितना कितना है। ठीक है, अगला देखते हैं आंगनबाड़ी सेवा। देखिए आपको भी पता है आंगनबाड़ी आईसीडीएस कब आया था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आया था 2 अक्टूबर 1975। ठीक, मतलब समेकित बाल विकास योजना, क्या करना है, बच्चों का विकास करना है, उसके साथ साथ गर्भवती महिलाएं सब थी इसमें शामिल। तो इसमें कहां पर किया जाएगा, आंगनबाड़ी में किया जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, आईसीडीएस जब 2 अक्टूबर 1975 को आया तो आंगनबाड़ी केंद्र भी सबसे पहले कब खोला गया होगा, 2 अक्टूबर 1975। तो आंगनबाड़ी भी याद रखेगा ये कब से आया, 1975 से ही शुरू हुआ है, याद रखिएगा। आंगनबाड़ी सेवा कब से शुरू किया गया, 1975 से शुरू किया गया है। ठीक है, याद रखिए। तो जब ये शुरू किया गया था 1975 में, यहीं से क्वेश्चन बना था, याद रखिएगा। पिछले बार याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में यहीं से क्वेश्चन बना था। जब 1975 में शुरू किया गया था तो मैं क्या बताया, 1975 मतलब 2 अक्टूबर 1975 में आईसीडीएस भी शुरू किया गया था। तो आईसीडीएस कहां पर शुरू, ये क्या है, एक प्रकार से योजना है। ये कहां शुरू किया जा रहा है, कौन से केंद्र में, आंगनबाड़ी केंद्र में। तो आंगनबाड़ी केंद्र और आईसीडीएस दोनों एक साथ शुरू किया गया होगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो 1975 में जब शुरू किया गया आईसीडीएस योजना, तो कितनी परियोजना शुरू की गई, कितने विकास खंड में, तो याद रखना है 33 विकास खंड में। 33 विकास खंड में याद रखिएगा आईसीडीएस परियोजना शुरू की गई। या कितनी परियोजना शुरू की गई, 33 परियोजना, क्योंकि आपको मैं बताया हूं एक विकास खंड के लिए, एक विकास खंड के लिए एक परियोजना लाया जाता है, एक आईसीडीएस परियोजना। ठीक है, जनसंख्या अगर ज्यादा हो जाए तो एक से अधिक। तो 33 विकास खंड के लिए कितनी परियोजना है, 33 परियोजना है। तो अगर आपको ये दे दिया जाए 1975 में 33 विकास खंड में आईसीडीएस शुरू किया गया था, या दे दिया जाए कि 33 परियोजना शुरू की गई थी, तो दोनों सही है। ठीक है, तो ये तो हो गया कितने विकास खंड में हो गया। अब एक विकास खंड के अंतर्गत, एक विकास खंड है उसके अंतर्गत तो कई सारे आंगनबाड़ी केंद्र आते हैं ना, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो इस कितने आंगनबाड़ी केंद्रों में इस योजना को शुरू किया गया था, या कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए गए थे 1975 में, इसी के लिए ही तो आंगनबाड़ी केंद्र लाया गया था। और आंगनबाड़ी केंद्र आईसीडीएस योजनाओं को संचालित करने के लिए लाया गया था। तो एक विकास खंड में कई सारे आंगनबाड़ी केंद्र हो सकते हैं। तो याद रखिएगा उसी समय कितने आंगनबाड़ी केंद्रों में इसको संचालित किया गया, या कितने आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए, तो ये है, याद रखिएगा 4891 केंद्र खोले गए। यही से क्वेश्चन बना था पिछले बार। ठीक, सेम बना था 1975 में 33 विकास खंड और 4891 आंगनबाड़ी केंद्र में, याद रखेगा ये योजना संचालित की गई थी। क्लियर है। वर्तमान में अगर आप देखेंगे, वर्तमान में अगर आप भारत में देखेंगे, भारत में बात करो ना, ये भी किसकी बात कर रहा हूं मैं, भारत की बात कर रहा हूं। वर्तमान में कितनी परियोजना है, आईसीडीएस की कितनी परियोजना है, तो याद रखिएगा वर्तमान में 7000
75 परियोजनाएं हैं वर्तमान में। और कितने आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं? आंगनबाड़ी ये मतलब ये परियोजना कितने आंगनबाड़ी केंद्र में है? तो याद रखिएगा 13.89 लाख आंगनबाड़ी केंद्र है। ये आपको याद रखना है, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, ये क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं, छत्तीसगढ़ में कितने आंगनबाड़ी केंद्र है मैं बता चुका हूं आपको। छत्तीसगढ़ में है 46,140। याद रखिएगा ये संचालित है, संचालित है। प्रस्तावित कितना है? 46,660 ये है प्रस्तावित है, लेकिन संचालित तो इतना ही है ना छत्तीसगढ़ में, ठीक। और भारत में टोटल कितना है? 13,89,000 13,89,000 समथिंग, और कुछ भी है आंकड़े उसके। ऐसे देखा जाए तो कुछ इस प्रकार है, 13 लाख मतलब 13.89 लाख, ठीक। ये भारत में है। और छत्तीसगढ़ में कोई इतना 46,140 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक। चलिए अगले देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बताया था कि 2018 में 8 मार्च 2018 को मोदी जी के द्वारा क्या किया गया था? राजस्थान के झुंझुनू नामक क्षेत्र से पोषण मिशन या पोषण अभियान शुरू किया गया था, राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया था, ठीक है। और इसी राष्ट्रीय पोषण मिशन का नवीन स्वरूप देने के लिए 2021-22 में क्या शुरू किया गया? याद रखिएगा 15वें वित्त जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें क्या शुरू किया गया था? एक नवीन स्वरूप लाया गया था राष्ट्रीय पोषण मिशन का या राष्ट्रीय पोषण अभियान का, सक्षम आंगनबाड़ी। याद रखिए नाम क्या है? सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। क्या था? सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 यही लाया गया था, याद रखें, ठीक। 15वें वित्त आयोग, याद रखें 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 15वें वित्तीय आयोग में लाया गया था, वित्तीय वर्ष में लाया गया था, 2021-22 से लाया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको मैं क्यों बता रहा हूं? इसको बताने का मतलब यह है कि इसमें क्या लक्ष्य रखा गया है। देखिए 2.0 को मैं डिटेल से बताऊंगा, अभी जो अपडेट है वो बता रहा हूं। इसमें क्या लक्ष्य रखा गया है कि इसमें यह बोला गया है कि मनरेगा के साथ मिलकर समझ रहे हैं किसके साथ? मनरेगा के साथ मिलकर प्रत्येक वर्ष भारत में 10,000 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। कितना आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे? ये है आपके अभी का डाटा, याद रखिएगा। आंगनबाड़ी केंद्र कितना? 10,000 आंगनबाड़ी प्रत्येक वर्ष मनरेगा के साथ मिलकर खोला जाएगा, ठीक। ये तो रहा पहला। अगर आप देखेंगे तो कुछ अपडेट की बात कर रहा हूं, याद रखें 2.0 अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बताया हूं, इसके बारे में बताऊंगा, ठीक। दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरे में क्या संशोधन किया गया है समझिएगा। दूसरे में अगर आप देखेंगे तो संशोधित आंगनबाड़ी सेवाएं और किसमें सेवाएं, ठीक है। जो आंगनबाड़ी सेवाएं उसमें संशोधन किया गया है। क्या किया गया है? इसके तहत जो 70,000 सरकारी सेवा वाले जो कि आंगनबाड़ी है, 70,000 रुपए जो भी सरकारी स्वामित्व वाले आंगनबाड़ी, कितने सरकारी स्वामित्व वाले आंगनबाड़ी है? 70,000 सरकारी स्वामित्व मतलब पूरी के पूरे तरीके से वो सरकार का है, याद रखिएगा। देखिए ऐसे नहीं बोल रहा हूं, प्राइवेट नहीं रहता, प्राइवेट मतलब किसी के यहाँ भी लीज में लेकर भी आंगनबाड़ी केंद्र खोला जा सकता है, समझ रहे हैं। तो 70,000 जो पूरी तरीके से सरकारी स्वामित्व वाले जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहां पर, है ना, आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों में जो भवन है बनाया जाएगा, उसमें शौचालय निर्माण के लिए कितना दिया जाएगा? याद रखेगा 12,000 रुपए प्रति केंद्र दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक। तो जो 70,000 सरकारी स्वामित्व वाले जो भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उसमें शौचालय निर्माण के लिए 70,000 रुपए प्रति केंद्र 12,000 रुपए प्रति केंद्र दिया जाएगा। और पीने का पानी या पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसमें दिया जाएगा, याद रखिएगा, सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 20,000 आंगनबाड़ी, याद रखिएगा। कितनी आंगनबाड़ी को? 70,000 में 20,000 आंगनबाड़ी के लिए, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए
10,000 रुपए, याद रखिएगा 10,000 रुपए प्रति आंगनबाड़ी केंद्र। प्रति आंगनबाड़ी केंद्र मतलब जितने 70,000 में से 20,000 आंगनबाड़ी केंद्र को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए, याद रखिएगा क्या दिया जाएगा, हर केंद्रों को 10,000 रुपए दिया जाएगा। ठीक, तो ये तो कुछ अपडेट हुआ है, उसको आपको याद रखना है, समझ रहे हैं। इसके बाद देखिए कुछ स्कीम रहते हैं किनके लिए, इन्हीं जो कार्यकर्ता और जो सेविकाएं काम कर रही है कहाँ, आपके आंगनबाड़ी केंद्र में, तो उनके लिए भविष्य के लिए बीमा कराने के लिए दो प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना और आप बोल सकते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इनको मतलब दुर्घटना के समय इनकी मृत्यु हो जाने पर इनको कितनी धनराशि दी जाती है सेविकाओं को और कार्यकर्ताओं को, इसको देखते हैं। देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सेविकाओं, जो आंगनबाड़ी जो सेविकाओं नहीं है, ये सहायिका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए सामाजिक बीमा स्कीम के लिए सामाजिक बीमा स्कीम क्या क्या है, चलिए देखते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहला अगर हम देखें तो पहला देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पहला तो ये है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो इसी में है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, पहला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आप सब जानते होंगे इसके बारे में। तो ये कार्यकर्ता और सेविकाओं को भी दिया जाता है सामाजिक बीमा स्कीम। तो क्या क्या है देखिए, पहले इसमें किसके लिए, दोनों के लिए है, कार्यकर्ता के लिए भी और सहायिका के लिए भी। तो इसमें पात्र कौन कौन होंगे, पहली बात इसके लिए पात्र होंगे 18 से 50 वर्ष की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सेविकाएं। तो उनका एज कितना होना चाहिए, 18 से 50 वर्ष। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में इसमें कितना होना चाहिए, 18 से 50 वर्ष। इसमें कितना है, सॉरी 18 से 59 है, याद रखिएगा। इसमें 18 से 50 है, उसमें कितना है 18 से 59 वर्ष। ठीक है, इसमें याद रखिएगा अगर दुर्घटना से अगर मृत्यु हो जाए, याद रखिएगा, या आप बोल सकते हैं किसी भी स्थिति में, ऐसा लिख लीजिए आप, किसी भी कारण से अगर उसको किसी भी कारण से अगर उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, मैं शॉर्ट में इसको समझा रहा हूं, बाद में और बताऊंगा। मृत्यु हो जाए तो उसको कितना दिया जाता है, याद रखिएगा, उनके जो नॉमिनी है उनको 2 लाख रुपए दिया जाता है, जो नॉमिनी है उनको। और इसमें 2 प्रकार से मिलता है। पहला, अगर स्थायी अपंगता हो जाए, मतलब स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाए, स्थायी समझ गए, जैसे एक पैर ही कट गया, ठीक है, उस स्थिति में। और दूसरी बात, अगर उसकी मृत्यु हो जाए, तो स्थायी अपंगता हो जाए तो 1 लाख रुपए उसको दिया जाएगा, और अगर मृत्यु हो जाए तो उनकी जो भी नॉमिनी है उनको कितना रुपए दिया जाएगा, 2 लाख रुपए दिया जाएगा। समझ रहे हैं, ये है आंशिक स्थायी अपंगता। और अगर इसके अतिरिक्त में ये दोनों याद रखिएगा, इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जिनकी एज जो है 51 से 59 वर्ष के बीच है, मतलब ये तो दिया ही जाएगा, उसके अलावा जिनकी एज 51 से 59 वर्ष के बीच है उनको ये याद रखिए, केवल और केवल ये वाली जो स्कीम है ये कार्यकर्ताओं के लिए है, सेविकाओं सहायिकाओं के लिए नहीं है, याद रखिएगा। केवल और केवल किसके लिए है, कार्यकर्ता के लिए है, जो 51 से 59 वर्ष के जो कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा वो। तो इनके लिए बीमा योजना था जिसको संशोधित करके क्या नाम दे दिया गया है, संशोधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना। इसका नाम क्या कर दिया गया है, संशोधित आंगनबाड़ी, पहले क्या था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना, संशोधित कर दिया गया, क्या हो गया, संशोधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना। इसमें किसी भी कारण से अगर इनकी मृत्यु हो जाए तो ये तो दिया ही जाएगा, अगर ये इसमें अगर स्कीम के तहत अगर वो काम कर, मतलब अगर वो रजिस्टर्ड है, तो अगर वो पात्र है तो दिया ही जाएगा। उसके अलावा मृत्यु हो जाने पर याद रखिएगा 30,000 रुपए बीमा सुविधा भी उनको दिया जाएगा।
ठीक है, उनके जो नॉमिनी है उनको कितना 30,000 रुपए, इसको याद रखना है। ठीक है, तो केवल 30,000 जो दिया जाएगा वो याद रखिएगा, उनकी एज क्या होनी चाहिए, केवल और केवल कार्यकर्ता को दिया जाएगा। इसमें सहायिका के लिए कोई भी अलग से मृत्यु हो जाने पर और उनको बीमा सुविधा नहीं दी जाएगी। समझ रहे हैं? तो चलिए अगला देखते हैं फिर, सामाजिक सुरक्षा लाभ। सामाजिक सुरक्षा लाभ, ठीक, चले देखते हैं क्या है सामाजिक सुरक्षा लाभ। मतलब कार्यकर्ता और सहायिका को क्या क्या लाभ दिया जाता है, याद रखिएगा। मतलब उनके बच्चों को क्या स्कॉलरशिप दिया जाता है, क्या उनको कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो उनको ठीक होने पर या ठीक कराने के लिए सरकार के द्वारा कुछ पैसा दिया जाता है क्या, इसी को क्या बोलते हैं अपन, सामाजिक सुरक्षा लाभ। देखिए, अगर कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अगर गंभीर बीमारी हो जाए, वक्ष हो जाए, या बोल सकते हो आप ब्लड कैंसर हो जाए, है ना, ब्लड कैंसर हो जाए, ठीक, ट्यूमर वही सी को खैर बोलते हैं, इत्यादि अगर गंभीर रूप से अगर उसको बीमारी हो जाए तो निदान होने पर, मतलब उसके ठीक होने पर उसको कितना दिया जाएगा, 20,000 रुपए। याद रखिए, कितना दिया जाएगा, 20,000 रुपए की राशि क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। याद रखिएगा, कितनी, 20,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी कार्यकर्ता और सहायिका दोनों को, अगर वो गंभीर रूप से पीड़ित है तो उसमें, ठीक है, अगर वो गंभीर रूप से किसी बीमारी से पीड़ित है और ठीक हो जाने पर उसको कितना दिया जाएगा, 20,000 रुपए दिया जाएगा, बशर्ते LIC के द्वारा, ठीक है, जीवन बीमा निगम के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, के द्वारा रोग को, जो रोग हुआ था उसको रोग को प्रमाणित करना जरूरी है। मतलब हाँ भाई, उसको सही में रोग हुआ था इसलिए उसको पैसा मिल रहा है, ये उनको प्रमाणित करना जरूरी है। तथा इसके साथ साथ ये तो दिया ही जाएगा उनको, उनके साथ साथ जो भी कार्यकर्ता है और सहायिका है, उनके कार्यकर्ता और सहायिका के लिख लीजिएगा यहाँ पर, के बच्चों को, और कौन से बच्चे होने चाहिए, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को, ठीक, तथा ITI करने वाले उनके जो बच्चे हैं उनको, याद रखिए इनको, लेकिन शर्त क्या है, केवल 2 बच्चों को। कितने बच्चों को, केवल 2 बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई मतलब नहीं है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी जो सहायिका है, उनके बच्चों को 9वीं से 12वीं तक, और जो केवल, याद रखना ना, अगर वो कॉलेज में है तो केवल ITI करना, ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग करें, डॉक्टर करें तो मिल रहा है, ऐसा नहीं, केवल और केवल ITI कर रहे हो तो इनके बच्चों को याद रखिएगा। और 2 बच्चों को प्रति तिमाही, मतलब हर 3 महीने में, तिमाही में 300 रुपए, याद रखना क्या दिया जाता है, 300 रुपए इनको छात्रवृत्ति के तौर पर, स्कॉलरशिप के तौर पर इनको दिया जाता है। याद रखिएगा, छात्रवृत्ति दिया जाता है, ठीक है, स्कॉलरशिप के रूप में इनको दिया जाता है हर 3 महीने में। याद रखिएगा, तिमाही में दिया जाता है 300 रुपए, ठीक। तो यही देखिए, सामाजिक सुरक्षा लाभ ही तो है ना, ठीक। और कौन उपलब्ध कराता है इनको, याद रखिएगा, उपलब्ध कराया जाता है LIC के द्वारा। और इसके लिए ना तो राज्य सरकार, ना ही राज्य सरकार, ना ही कोई व्यक्ति, ना ही कोई स्वयं सहायता समूह, ना ही कोई कार्यकर्ता और ना ही सहायिका, कोई भी इसके लिए पैसा जमा नहीं करते कि उनको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए या पैसा मिलना चाहिए। इसके लिए मतलब 20,000 रुपए राशि देना चाहिए, पूरा का पूरा LIC के द्वारा और केंद्र सरकार के मंत्रालय के द्वारा ही क्या पूरी की पूरी सहायता राशि इनको दी जाती है। मतलब कार्यकर्ता और सहायिका को ऐसा नहीं कि LIC का पैसा मिलेगा, छात्रवृत्ति मिलेगा करके उनको कोई पैसा मतलब जमा करना पड़ता हो, ऐसा नहीं है, ठीक। तो ये तो रहा, याद रखिएगा, आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को दिया जाने वाला जो सामाजिक लाभ है वो। अगला देखते हैं हम, इसके अतिरिक्त जो मानदेय है उसमें क्या किया गया, मैं बता देता हूं, इसी में बता देता हूं। ये तो हुआ पहला, और ये तो अगर आप देखेंगे दूसरा हुआ। तीसरा अगर हम देखेंगे तो अतिरिक्त मानदेय आपको बता चुका हूं मैं, कार्यकर्ता और सहायिका,
ये दोनों का मानदेय मतलब सैलरी कितनी होती है मैं आपको बता चुका हूं। कमेंट करके बताइएगा कि कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जो सहायिका होती है उनकी सैलरी कितनी होती है, ये आप बताइए। बता चुका हूं, ठीक है। एक बता देता हूं, कार्यकर्ता 10,000 रुपए। आप सहायिका का बताइए कितना होता है। तो देखिए, तो वो मानदेय तो मिल ही रहा है उनको, उसके अलावा उनको और क्या दिया जा रहा है, अतिरिक्त मानदेय, एक्स्ट्रा, जो बोनस के रूप में है। तो बोनस कैसे दिया जाता है, अगर मान लीजिए कोई कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उसी की बात, कार्यकर्ता मतलब हुआ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने लक्ष्य को पूरा करती है, मतलब मान लीजिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पोर्टल में जितने भी लाभार्थी हैं उनका नाम प्रॉपर तरीके से लिख रही है। अगर उनको प्रॉपर रूप से उनको वहां पर नाप तोल मतलब हो रहा है, वहां पर जितने भी आ रहे हैं उसमें कितने कुपोषित है नहीं है, उनको प्रॉपर घर घर जा जाके क्या कर रही है उसके निरीक्षण करने का काम कर रही है, सूची बना रही है। तो याद रखिएगा, ऐसे में कार्यकर्ता को प्रति माह 500 रुपए कितना दिया जाता है, प्रति माह 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि, इसको आप क्या बोलेंगे, प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिया जाता है हर महीना 500 रुपए। समझ रहे हैं। और सहायिका का काम क्या है, वहां पर खाना बनाना, परोसना, स्वच्छता देखना, ठीक है, बच्चों को स्कूल तक, समझ रहे हैं ना, पूरा लाना छोड़ना, ये सब काम किसका है, सहायिका का है। तो सहायिका क्या करती है, अगर अपना काम अपने कार्यों का अच्छे से दायित्व निर्वहन कर रही है तो उनको भी प्रति माह 250 रुपए दिया जाता है प्रोत्साहन राशि के तौर पर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मतलब कार्यकर्ता को प्रोत्साहन राशि के तौर पर अगर जो भी काम दिया गया है उस काम को अगर वो बखूबी निभा रही है तो प्रोत्साहन राशि के तौर पर कार्यकर्ता को 500 रुपए प्रति माह और सहायिका को प्रति माह 250 रुपए दिया जाता है, याद रखिएगा। ये है कुछ सामाजिक लाभ जो कार्यकर्ता और सहायिका को दिया जाता है, ठीक। इसके अलावा देखते हैं कि आपके पिछले बार के एग्जाम में आया था कि रेडी टू ईट फूड में क्या क्या दिया जाता है या क्या क्या नहीं दिया जाता है, घटक क्या है, ये सब आपको मैं बता दूं क्या क्या दिया जाता है। ठीक है, देखिए अगला है रेडी टू ईट फूड। एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बता चुका हूं। जो गर्भवती महिला है, जो शिशुवती महिला है, जो स्तनपान करा रही है महिलाएं, और जो 3 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको घर पहुंच सेवा के तहत घर में ही क्या क्या दिया जाता है, उनको रेडी टू ईट फूड मतलब इसको पकाते तो नहीं, एक पैकेट में क्या करते हैं, पैक करके उनको घर में ही दिया जाता है, फूड दिया जाता है। तो पहले से ही रेडी रहता है, इसलिए रेडी टू ईट फूड मतलब रेडी है खाने के लिए, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या, पहली बात, इसके लाभार्थी कौन कौन होंगे, मतलब कौन कौन रेडी टू ईट फूड लेगा, याद रखिएगा। पहली बात, 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे, क्योंकि 3 वर्ष के बाद तो वो खुद आंगनबाड़ी केंद्र चला जाएगा जो बच्चा है वो। दूसरा, गर्भवती महिला। अब यहां पर समस्या है, अब आप बताइए क्या प्रेगनेंसी के कितने महीने में, जैसे पता चल गया वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती हो गई है महिला, तो कितने महीने में उसको रेडी टू ईट फूड दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गर्भवती महिला को तीसरे माह से उनको क्या दिया जाता है, रेडी टू ईट फूड दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तीसरे महीने से, पहला और दूसरा नहीं, तीसरे महीने से दिया जाएगा गर्भवती महिला को। और तीसरा किसको दिया जाता है, शिशुवती महिला को, जो दूध पिलाने वाली महिला है उनको दिया जाता है। शिशुवती माता है, शिशुवती महिला को दिया जाता है, ठीक। केवल इतने को ही दिया जाता है। अब इसमें क्या क्या दिया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है ना, क्या दिया जाएगा। तो याद रखिएगा क्या क्या दिया जाता है, गेहूं दिया जाता है, चना दिया जाएगा, शक्कर, सोयाबीन, उसके अलावा सोयाबीन का तेल, उसके अलावा देखेंगे तो फल्ली दाना जिसको आप क्या बोलते हो, और मूंगफली भी बोलते हो, ठीक है, मूंगफली, और रागी,
ये दिया जाता है, याद रखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन बना था। तो गेहूं, चना, शक्कर, सोयाबीन, सोयाबीन का तेल, मूंगफली या फली दाना और रागी, ये दिया जाता है छत्तीसगढ़ में बच्चों को रेडी टू ईट फूड के तहत। ठीक, तो घर घर बच्चों को जाकर, गर्भवती महिलाओं को जाकर ये सब फूड दिया जाता है। ठीक, तो ये तो रहे मतलब आंगनबाड़ी केंद्र में जो जो अपडेट तो नहीं बोल सकते, जो जो एक डाटा है उसके लिए तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर कुछ भी डाटा अगर और आया तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जो कि डाटा वाला पोर्शन का एक लास्ट वीडियो रहेगा। जितने भी वीडियोस हैं इन सबको अच्छे से देखिएगा, जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।